आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई पॉलिटिक्स में देखो मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताता भी हूं ना। मेरा कोई इंटरेस्ट है भाई, जो अच्छा देश के लिए काम करेगा बस आप उसी को सपोर्ट करिए, और जो नफरत फैलाएगा उसको रॉन्ग नंबर है। तो भाई विजय दीनानाथ चौहान आई, विजय जो है इनकी पार्टी है टीवी के। मूवी आने वाली है जननायकन, कब रिलीज होगी पता नहीं, 10 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, होनी होगी। आप समझ रहे हो कि विजय की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, और मेरे आइडल अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए तो वो जिनको मैंने बहुत फॉलो किया है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं बट जो आदर्श हैं उनके, वो के कामराज हैं। और वो के कामराज जो हैं वो तमिलनाडु के सीएम थे, और उन्होंने पूरे भारत को, कांग्रेस के अध्यक्ष थे लेकिन उन्होंने पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म किया था, पूरे साउथ को ट्रांसफॉर्म किया था। जब उनकी मौत हुई थी तो उनके पास कुछ पैसे, चंद किताबें और एक दो जोड़ी धोती के थे। कमाल कमाल धमाल, बहुत बेहतरीन, भारत रत्न इसीलिए उनको मिला है। तो अब क्या है कि उसी तमिलनाडु में हमको मतलब जय ललिता भी देखने को मिली, और जय ललिता को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं आपको थोड़ा सा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का पैटर्न समझा देता हूं, ठीक है। कामराज रहे, अन्नादुरई रहे, ये सब रहे, ठीक है। सीएन अन्नादुरई, फिर कामराज आए, मेनी वर देयर। लेकिन शुरुआत में तो कांग्रेस हर जगह है, बट बाद में डीएमके एंड एआईडीएमके के बीच में फाइट हो रही है, बस और कुछ नहीं है। वहां पे या तो डीएमके चल रही है, एआईडीएमके चल रही है। तो डीएमके जो है भाई, वो अभी एमके स्टालिन, प्रेजेंटली डीएमके की सरकार है। जयललिता जो है वो 1990s में आई, एमजीआर लेके आए, और उसके बाद एमजीआर के बाद वो भी भाई मूवी स्टार थे, डायरेक्टर थे। जयललिता उन्हीं की प्रोडिजी थी। जब जयललिता ने पॉलिटिक्स को संभाला 1991 में, वो सीएम बनी। तो 1991 से मतलब पिछले 30 सालों से आप ये मान के चलिए कि डीएमके और एआईडीएमके के बीच में पावर स्विच होती रही है। अब जो डीएमके है वो जाती है कांग्रेस के साथ, और एआईडीएमके शायद बीजेपी के साथ जाए, ठीक है। अलाइनमेंट थोड़ा सा, वो फेमस टी पार्टी है ना 90 जो 13 दिन की सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें सबसे बड़ा श्रेय किसका था? फिर 1.5 साल बाद वो मतलब हुआ है, ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी। अब तो इतना उनको नहीं पूछा जाता है, हालांकि काफी जबरदस्त, काफी इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, लेकिन एक समय पे वो सरकार हिला देते थे। तो 1991 में जयललिता आई, 1996 तक रही। फिर उसके बाद अगेन एम करुणानिधि जो कि डीएमके के थे, फिर उसके बाद जयललिता, फिर एम करुणानिधि, फिर जयललिता, फिर वही। तो जब जयललिता की मृत्यु हुई उसके बाद ओ पनीरसेल्वम आए, एंड देन ईडी पलानिस्वामी। अब उसके बाद अभी प्रेजेंटली जो है 2001 से लेकर 2026 तक, 21 से लेकर 2026 तक जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उसमें डीएमके जीती थी। इस बार इलेक्शंस जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि इस बार विजय की एंट्री हुई है, और विजय की पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त है। हालांकि अभी जो भगदड़ हुई थी, मुझे लगता है उससे उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे गई है। भाई अगर तुम जननायकन हो ना, तो असली में जननायकन बन के दिखाओ। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। क्या बीजेपी जीत पाएगी? जो बिहार में उसने कमाल किया, क्या यहां पे हो पाएगा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज करें आप। 300 रुपए का कोर्स अभी मिलेगा, फ्री ई बुक भी इसके साथ है। अभी 1000 रुपए का था, तो आप लोग कहते सर प्लीज सेल चला दीजिए इस पर, काफी बच्चों का मैसेज आए, तो आप सेल शुरू हो गई। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई देखो, ये हालात थे पिछले इलेक्शंस जो हुए थे। पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे, 234 सीटों पे इलेक्शंस होने हैं, तो डीएमके ने बाजी मारी थी, राइट। और यहां पे एआईडीएमके जो है वो पीछे रही थी, डीएमके को 133 सीटें मिली थी। और अब जाहिर सी बात है, अलायंस के साथ गए थे, तो टोटल तो वैसे 159 हो गई। कांग्रेस डीएमके के साथ हमेशा से अलायंस करती ही आई है, बाकी ये देख सकते हैं। और एआईडीएमके, पीएमके और बीजेपी ये साथ में। इस बार क्या होगा? मैंने क्या बताया कि एक बार डीएमके आती है, एक बार एआईडीएमके। ये अच्छी टैक्टिक्स है कि यहां पे ना लंबे समय तक कोई रहता नहीं है, औकात दिखा देती जनता। थोड़ा सा इसको कहते हैं ना कि जनता के लिए काम करोगे। कैश एंड कास्ट बहुत जबरदस्त तमिलनाडु में चलता है। तो तमिलनाडु में इलेक्शंस होंगे अभी, और इस साल तो वैसे बंगाल में सबसे पहले इलेक्शंस होंगे अगले महीने ही। फिर उसके बाद तमिलनाडु में इलेक्शंस होंगे, आसाम में इलेक्शन होंगे, पुडुचेरी में इलेक्शन होंगे, केरल में इलेक्शन होंगे। तो दो बड़ी सदर्न स्टेट्स में इस बार इलेक्शंस होने वाले हैं। अब क्योंकि पार्टी भाई देखिए, बिहार अभी जीत के आई है, 243 सीटों में 202 जीती थी, ठीक है, और सुपड़ा साफ कर दिया था। ऐसा लग रहा था शायद नहीं जीत पाएगी, हालांकि मैं दिल से चाहता था कि प्रशांत किशोर जीते, बट चलो जो है सो है। तो बीजेपी ने ये काम किया, और बीजेपी के हौसले तो बुलंद हैं।
कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है उनके कैंपेन को थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, बट सदर्न स्टेट्स में आपको अलायंस के साथ जाना पड़ता है। अगर आप ये सोच ले कि आप अकेले दम पे सरकार ले आएंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे डीएमके और एआईडीएमके बहुत समय से हैं और वो काम करते हैं जनता के लिए। मैं कई बार तमिलनाडु भैया 7-8 बार गया हूं मैं, ठीक है, तो मुझे पता है वहां पे चीजें कैसे काम करती हैं। तो अभी अगर बीजेपी की बात करें तो उनके पास 5 एनडीए पार्टनर्स है ना, और ऐसे ही उन्होंने बिहार में भी किया था। बिहार में भी एलजेपी थी, एचएएम था, चिराग पासवान की, फिर जीतनराम मांझी की पार्टी थी, बेसिकली जेडीयू तो थी ही, बीजेपी। तो एक तरीके से हुआ ना क्या ना कि जैसे अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो भाई जेडीयू 85% वोट शेयर, मतलब सबसे ज्यादा बिहार इलेक्शन में जनता दल यानी कि ओबीसी वोट आपके पास है। सेम विथ यहां पे जो बीजेपी थी उसका 89%, मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो बीजेपी है और जेडीयू का कॉम्बिनेशन था वो अनबीटेबल रहा बिहार इलेक्शंस में। और बिहार इलेक्शंस में बीजेपी ने हर एक कास्ट को टारगेट किया था, तो बहुत सही स्ट्रैटेजी रही थी, सीट शेयरिंग बहुत जबरदस्त हुई थी। लेकिन वही क्या तमिलनाडु में रिपीट होगा? मैंने क्या बताया कि तमिलनाडु में कास्ट एंड कैश चलता है। हालांकि अभी बहुत अजीबोगरीब स्टेटमेंट आए हैं तमिलनाडु के मंत्री, खैर ये लोग तो जो ऐसे तरीके के बोलते हैं ना, और बस लड़वाना चाहते हैं कि नॉर्थ इंडियंस को लेके। बट मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं कि जो द्रविडियन वर्सेस आर्यंस वाला जो ये हिसाब किताब है ना, ये ब्रिटिशर बो के चले गए थे डिवाइड करने के लिए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। बिना बात के, मतलब कि बस लड़वाते रहो इंडिया को, तो ये आजादी की बात करेंगे ही नहीं। अब हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और कैश का मतलब यह है कि पैसा, यानी कि जैसे जयललिता ने फ्री कैंटीन, अम्मा कैंटीन और बहुत कुछ, अम्मा आगे होता था तो काफी लोगों के लिए वो फ्री करती थी, लोग आसानी से जो है वो खाना खा सकते थे। आम लोगों के लिए बस फ्री होती थी, एजुकेशन तक में काफी रियायतें देती थी। तो ये वहां पे चलता है, मतलब एक तरीके से जो पब्लिक सेंट्रिक स्कीम्स हैं जितना वो निकाला जाएगा, भले ही तमिलनाडु इस समय काफी डेफिसिट में है, टॉप 5 स्टेट्स में आता है डेफिसिट्स की बात करें, लेकिन वो पब्लिक पे बहुत ज्यादा खर्च करती है। वही राजा का हित प्रजा के हित में है, तो प्रजा पर खर्च करो। अब तमिलनाडु में आज से नहीं, बहुत लंबे समय से द्रविडियन पॉलिटिक्स, मैंने क्या बताया, 150 साल पहले ये जो अंग्रेज बो गए ना, दिमाग में डाल गए द्रविडियन वाला हिसाब किताब, ये बड़ा गड़बड़ रहा। अब डीएमके और एआईएडीएमके, जाहिर सी बात है कि कोई भी सिंगल पार्टी डोमिनेट नहीं करती असेंबली को, ये बहुत अच्छी बात है। सदर्न स्टेट्स में ना ऐसा सुपड़ा साफ नहीं होता है जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स में होता है। जनता औकात दिखाती है कि तुम नहीं हो तो वो हैं, तो इसलिए क्या ना, नेता सब एकदम अपने राइट टाइम रहते हैं, है ना, कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ किया तो दूसरे ये अल्टरनेटिव। जाहिर सी बात है कि वोट स्प्लिटिंग को रोकना है, और जनता वहां पे ना, आप कह सकते हो कि तमिलनाडु में जनता रूल करती है। तो बीजेपी जो है जितनी ज्यादा हो सके उन पार्टी को लेके आएगी, ताकि कास्ट पॉलिटिक्स में उसकी पकड़ जो है वो बनी रहे। अब बीजेपी और एआईएडीएमके तो साथ है, लेकिन भाई और भी बहुत सारी पार्टी है जिनके साथ मिलकर बीजेपी इलेक्शंस में जाएगी और हर एक कास्ट को जो है वो टारगेट करेगी। अब एआईएडीएमके के लीडर जो ओ पनीरसेल्वम है, दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया था भाई, ईडी पळनिस्वामी और ओ पनीरसेल्वम। उन्होंने बोला कि देखिए, हम जो ईपीएस है फैक्शन है, ठीक है, दोनों बटे हुए ना, एआईएडीएमके एक फैक्शन है ओ पनीरसेल्वम के पास, एक है ई पळनिस्वामी के पास। हम रीयूनिफिकेशन के लिए तैयार है और तभी हो पाएगा काम, वरना तो डीएमके जो है वो बाजी मार ले जाएगी तमिलनाडु में जो इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ओपीएस ने बोला कि देखिए, ईपीएस और एएमएमके, उनके जो जनरल सेक्रेटरी है टीटीवी दिनाकरन, बोला कि हम बिल्कुल, हम हर एक चीज के लिए तैयार हैं, हम हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हैं और एनडीए के अम्ब्रेला में हम काम करने के लिए तैयार हैं, यानी कि एक तरीके से हम सब मिलकर काम करेंगे। पीएमके पताली मक्कल काची, ये भी एनडीए के साथ आ गई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो अभी एआईएडीएमके, पीएमके और बीजेपी पिछली बार तो ठीक ठाक इनका रहा था, बट इस बार, क्योंकि मैं बताता ना कि इनकम्बेंसी तो नहीं, लेकिन हाँ लंबे समय से डीएमके है और ट्रेंड यही रहे कि एक बार डीएमके एक बार एआईएडीएमके, और इस बार डीएमके दोबारा आ जाती है तो भाई ये आप जीत मानिए स्टालिन की, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पॉलिटिकल पंडित्स क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है, देखिए वो ये कहते हैं कि देखिए, कास्ट इक्वेशन ने तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, अभी मैं डिफरेंट कास्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि वहां पे कैसे काम चलता है, तो उसने तमिलनाडु इलेक्शंस में बहुत बड़ा रोल किया है और बीजेपी इस पे बीजेपी विल प्ले ऑन, जैसे उसने बिहार में किया था। अभी इनके पास लीडर्स की कमी है, यह बात सच है कि बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है। पिछली बार एआईडीएमके का जो हाल हुआ था वो देख ही लिया, लीडर ही आपस में लड़ गए थे, कौन से चेहरे के पास जाती है। अभी एक मोनोलिथिक यूनिट लग रहा है
कि खाली बीजेपी के कंधों पे ही जो है, भले वो सीट में कम है, सीट शेयरिंग शायद भाई जाहिर सी बात है एआईएडीएमके को ज्यादा मिलेगी, और एक्चुअल में जो आपको एआईएडीएमके के नीचे ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीजेपी उसमें 1 है और आप रहेगी एआईएडीएमके 1 और बीजेपी सेकंड। तो कास्ट और कैश ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। और अब मेन मुद्दा यह है कि कौन जीतेगा, किस तरीके से आप क्या गणित बैठाते हैं जिससे आप जीतेंगे। एक और एनालिस्ट श्याम शनमुग कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ कास्ट इक्वेशन पे तमिलनाडु पे नहीं जीता जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली कास्ट पे आपने विजय पाली तो जीत गए, नहीं। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां की पब्लिक ज्यादा अवेयर है, वहां की पब्लिक ज्यादा अवेयर है, तो इसलिए वो बहुत ही देख सोच समझ के जो है वो वोट करती है। कास्ट इक्वेशन रूरल जो तमिलनाडु है, गांव में बिल्कुल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, बट अर्बन में और तमिलनाडु की बहुत ही जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं ना, दे आर हेविली अर्बनाइज्ड, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त शहरीकरण है तमिलनाडु में, तो वहां पे चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो कास्ट नहीं, कास्ट रूरल में काम करेगा, लेकिन जो अर्बनाइज्ड है वो अपने मुद्दे उठाएगा, ठीक है। तो इसलिए विनिंग चांसेस को देखना पड़ेगा बीजेपी को कि वो क्या जो मांगे हैं लोगों की उनको सेटिस्फाई कर पाती है कि नहीं कर पाती है। अब देखिए दलित्स की बात करें तो 1921% स्टेट पॉपुलेशन का जो तमिलनाडु में है, और वो स्प्रेड है, दे आर स्प्रेड, स्पेशली जो कुडालोर, वेलापुरम, तिरुवल्लर और मदुरई में। द्रविडियन पॉलिटिकल मूवमेंट है वो पिछले 200 सालों से काफी तेजी से आगे बढ़ा है, और बीजेपी को माना जाता है कि वो एंटी द्रविडियन है, भी लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। थेवर्स है, अब थेवर्स कौन है, ये सदर्न तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट जैसे मदुरई है, दिंडिगुल है, शिवगंगा है, रामनाथपुरम, वहां पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और एमबीसी कैटेगरी में बेसिकली आते हैं। 10 से 12% इनकी पॉपुलेशन है। वनयार्स है, अगेन नॉर्दर्न तमिलनाडु में ये बेस्ड है, बिगेस्ट है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में सबसे बड़े हैं ये, एमबीसी मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। तमिलनाडु जो है वो ओबीसी को 2 में बांटता है, एक बैकवर्ड क्लासेस और एक मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो वनयार्स जो है वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, समझ रहे हो, वो खेती से रिलेटेड है और लैंड ओनरशिप इनके पास रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जमीनें नहीं दी और वहीं पे ये खेती जो है कर रहे हैं। पॉलिटिकली वानियार्स को पीएम के पत्ताई मतकल काची जो कि बीजेपी के साथ लड़ रही है वो इनको रिप्रेजेंट करता है, और जो वानियार्स का वोट है वो इनको जाता है, समझ रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यहां पे आपको ज्यादा मिल जाएगी। 12 से 15% है तमिलनाडु के पॉपुलेशन का। फिर नदार्स आ गए, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमर्स और पॉलिटिक्स में इनका दबदबा है, ये पैसा देते हैं इलेक्शंस के लिए, और इनका जो बेसिकली इकोनॉमिक लाइंस पे बहुत ज्यादा आगे हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स में के कामराज थे, जो मैंने बताया कि भाई बहुत ही जबरदस्त रहे हैं वो। अब ये 4 से 6% है और बेसिकली सदर्न तमिलनाडु में है, कोस्टल एरिया में, ये आपको ज्यादा मिलेंगे। देन देयर इज गाउंडर्स, 5 से 7% है। अब अगेन ये बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं, बेसिकली ईस्टर्न तमिलनाडु में आपको ज्यादा मिलेंगे, कोंगू नाडु रीजन में, राइट। अगेन ये भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है और इंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, ओके। तो ये बेसिकली चीजें हैं, ये कास्ट पॉलिटिक्स है। अलग अलग कास्ट जो है मतलब टोटल 50 से 55% है, बाकी तो जनरल कैटेगरी आ गई। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे बीजेपी जो है वो भुनाती है। यहां पे जो विजय है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। अभी वैसे तो बता दूं कि बीजेपी ने ऑफर दिया है विजय को कि आप हमारी तरफ से लड़िए, ये क्रिश्चियन है, ठीक है, जो विजय है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के साथ विजय जाएंगे, क्योंकि विजय ने थोड़ा एंटी बीजेपी स्टैंड लिया है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। बट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।